हेलो स्टूडेंट्स, यदि आप एक कॉमर्स स्टूडेंट हैं तो स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ओनली कॉमर्स पर। मेरा नाम है जेपी गर्ग और आज हम डिस्कस करेंगे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की टोटल 28 थ्योरीज और उनके इम्पोर्टेंट ऑथर्स। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की रामबाण सीरीज का ये हमारा पहला वीडियो लेक्चर है और जैसा कि आपको पता है रामबाण सीरीज में हम डिस्कस करते हैं एग्जाम ओरिएंटेड मसाला बहुत ही छोटे वीडियो में और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं ये वीडियोज़। एग्ज़ाम से पहले आपको ज़रूर ये देखकर जाने चाहिए। छोटा ये वीडियो रहेगा और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, अपने नाम के अनुरूप रामबाण साबित होगा। तो हम डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। टोटल 28 थ्योरीज हम डिस्कस करेंगे, इनका हम मीनिंग देखेंगे और इनके ऑथर को हम ट्रिक से याद करने की कोशिश करेंगे। ये वीडियो लेक्चर इंपॉर्टेंट रहेगा सभी कॉमर्स एग्जाम के लिए, क्योंकि जैसा कि आपको पता है सभी कॉमर्स एग्जाम में ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो पहला हमारा कॉन्सेप्ट है मल्टीपल मैनेजमेंट। मल्टीपल मैनेजमेंट किसने दिया? चार्ल्स मैककॉर्मिक ने दिया। मल्टीपल मैनेजमेंट में क्या होता है, जैसा कि आपको पता है कि कंपनी के अंदर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होता है और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के अंदर कौन लोग होते हैं? टॉप लेवल मैनेजमेंट होता है। लेकिन मल्टीपल मैनेजमेंट में क्या किया जाता है, मिडिल लेवल या लो लेवल मैनेजमेंट का भी एक जूनियर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बना दिया जाता है और वो जूनियर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर किसी भी मैटर पर डिस्कशन करता है और अपनी ओपिनियन बनाकर टॉप लेवल मैनेजमेंट को देता है। उसके बाद फाइनल डिसीजन केवल टॉप लेवल मैनेजमेंट ही लेता है। तो फिर फ़ायदा क्या हुआ मल्टी लेवल मैनेजमेंट का या मल्टीपल मैनेजमेंट का? इससे जो मिडिल लेवल और लो लेवल मैनेजमेंट है उनको ट्रेनिंग मिलेगी, उनमें एक्सपर्टीज आएगी, वो नई चीज़ें सीखेंगे। और यदि हमें लगता है कि मिडिल लेवल या लो लेवल बहुत बढ़िया कर रहे हैं तो उन्हें प्रमोट किया जा सकता है टॉप लेवल मैनेजमेंट में। आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। लेकिन हम याद कैसे करेंगे मल्टीपल मैनेजमेंट के ऑथर को? स्टूडेंट, न केवल मैं आपको याद करा रहा हूँ बल्कि मैं तरीका बता रहा हूँ कि जब बहुत सारे ऑथर्स हो तो उनको आप किस तरीके से याद करें। हमें क्या करना है, ये वर्ड है मल्टीपल मैनेजमेंट, इससे हमें कुछ ऐसा लिंक करना है कि हमें चार्ल्स मैककॉर्मिक याद आ जाए। आप मेरी वाली ट्रिक से याद कर सकते हैं या फिर आप अपनी ट्रिक भी बना सकते हैं। तो देखो मल्टीपल से हमें याद करना है। आपको पता है कि हिस्ट्री में चार्ल्स नाम के बहुत सारे रूलर हुए हैं, शासक हुए हैं। चार्ल्स हेनरी, चार्ल्स वन, चार्ल्स टू, बहुत सारे रूलर हुए हैं। तो मल्टीपल शासक किस नाम से हुए हैं? चार्ल्स से हुए हैं। तो मल्टीपल मैनेजमेंट किसने दिया? चार्ल्स मैककॉर्मिक ने दिया। अभी आपको लग रहा होगा कि इससे हमें एग्जाम में कैसे याद आएगा, एग्जाम में तो हम भूल जाएंगे। लेकिन स्टूडेंट्स, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ एग्जाम में जब भी मल्टीपल मैनेजमेंट आएगा, चारों ऑप्शन देखने के बाद आपके दिमाग में लिंक करेगा, क्लिक करेगा और आपको याद आ जाएगा। आपको ये वीडियो लेक्चर एक बार अभी देखना है ध्यान से और एक बार आप एग्जाम टाइम में देख सकते हैं। रीइंफोर्समेंट मॉडल। रीइंफोर्समेंट मॉडल किसने दिया? बीएफ स्किनर ने दिया। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट मॉडल है। ये मॉडल अप्लाई किया जाता है नहीं केवल एचआरएम में बल्कि हर सेक्टर में अप्लाई किया जाता है। इवन डेली लाइफ में भी हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। रीइंफोर्समेंट का मतलब क्या होता है? रीइंफोर्समेंट का मतलब होता है मोटिवेशन, किसी चीज़ को बढ़ावा देना, पुनर्बलन देना। तो देखो रीइंफोर्समेंट मॉडल में क्या होता है, यदि हम किसी पर्सन, एम्प्लॉई या बच्चे की किसी हैबिट को डेवलप कराना चाहते हैं तो हम उसे देंगे पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। और यदि हम किसी एम्प्लॉई, किसी पर्सन, किसी पड़ोसी या किसी बच्चे की आदत को छुड़वाना चाहते हैं तो हम उसे देंगे नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। तो मान लीजिए हम किसी बच्चे की किसी हैबिट को डेवलप करना चाहते हैं तो हम उसे पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट देंगे, उसकी प्रशंसा करेंगे, शाबाशी देंगे, उसे चॉकलेट देंगे तो बार बार वो बच्चा वही काम करेगा। और यदि हम किसी उसकी आदत को छुड़वाना चाहते हैं तो नेगेटिव रीइंफोर्समेंट देंगे। हम उसे कोई छोटा मोटा पनिशमेंट दे सकते हैं या जो बेनिफिट हम दे रहे थे वो देना बंद कर देंगे, चॉकलेट देना बंद कर देंगे। तो इसी तरीके से हम एम्प्लॉयज़ के साथ अप्लाई कर सकते हैं। यदि एम्प्लॉय अच्छा करते हैं तो पॉजिटिव एनफोर्समेंट और गलत करते हैं तो नेगेटिव रीएनफोर्समेंट। याद कैसे करोगे कि रीएनफोर्समेंट मॉडल बीएफ स्किनर ने दिया था? हमें नाम से ही कुछ ऐसा वर्ड निकालना पड़ेगा कि हमें याद आ जाए। तो अपन वर्ड पकड़ेंगे फोर्स। फोर्स का मतलब होता है बल। फोर्स किस में ज़्यादा होता है? नर में ज़्यादा होता है या नारी में ज़्यादा होता है? नर में ज़्यादा होता है। तो नर से याद आएगा स्किनर और स्किनर से याद आएगा बीएफ स्किनर।
चाहे एचआरएम हो, चाहे मार्केटिंग मैनेजमेंट हो, चाहे बिजनेस मैनेजमेंट हो, चाहे इंटरनेशनल बिजनेस हो, आपको ऑथर का सरनेम याद रखना है, चाहे फर्स्ट नेम आप भूल जाएं। तो आपको इस तरीके से रीएनफोर्समेंट मॉडल का ऑथर बीएफ स्किनर याद आ जाएगा। वैसे हम यहाँ पर फिजिकल फोर्स की बात कर रहे थे, वो मेल में ज़्यादा होता है, बाकी मेंटल फोर्स तो मेल और फीमेल दोनों में बराबर होता है। वैसे भी अपने को क्या करना है, अपने को सिर्फ ऑथर का नाम याद करना है, चाहे फोर्स किसी में भी ज़्यादा हो। फिर देखो पॉइंट नंबर 3, सेंसिटिविटी, टी ग्रुप या लेबोरेटरी ट्रेनिंग। एक ही चीज़ के 3 नाम हैं। किसने दिया था? कूर्ट लेविन ने दिया था। कूर्ट लेविन कहो, कर्ट लेविन कहो, एक ही बात है। तो देखो सेंसिटिविटी, टी ग्रुप या लेबोरेटरी ट्रेनिंग में होता क्या है, ये एक मेथड है, एक तरीके से ट्रेनिंग का मेथड है। और ट्रेनिंग किसको दी जा रही है? ग्रुप मेंबर्स को दी जा रही है। और किस चीज़ की ट्रेनिंग दी जा रही है? उनको समझाया जा रहा है कि आपके ग्रुप में डिफरेंट डिफरेंट कल्चर के, डिफरेंट डिफरेंट डाइवर्सिटी के लोग हैं, तो आप कैसे एक दूसरे की ओपिनियन को रेस्पेक्ट कर पाओगे, कैसे आप अच्छे रिलेशन मेंटेन कर सकते हो, कैसे कम्युनिकेशन इंप्रूव कर सकते हो, ये सिखाया जा रहा है। तो ग्रुप मेंबर को ग्रुप डायनेमिक्स सिखाई जा रही है, ह्यूमन रिलेशन को डेवलप करना सिखाया जा रहा है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। सेंसिटिविटी का ही दूसरा नाम है टी ग्रुप। याद कैसे रखोगे? देखो बहुत ज़्यादा चाय पीना हानिकारक हो सकता है, सेंसिटिव हो सकता है। किसके लिए सेंसिटिव हो सकता है? आपकी स्किन के लिए सेंसिटिव हो सकता है। तो सेंसिटिविटी को ही टी ग्रुप कहते हैं। ऑथर का नाम आप कैसे याद रखोगे? हमें तो इसके नाम से ही कुछ ना कुछ ऐसा वर्ड निकालना पड़ेगा। तो देखो कुछ लोग बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। किसके लिए सेंसिटिव होते हैं? अपनी जीत और अपनी हार के लिए। तो जीत से आपको याद आएगा विन, और विन से याद आएगा लेविन, और लेविन से याद आएगा कूर्ट लेविन। और वैसे भी लेविन आपको याद रखना है। तो सेंसिटिविटी ट्रेनिंग किसने दी थी? कूर्ट लेविन ने दी थी। आई होप आपको याद हो गया होगा। एग्जाम में आपको जरूर लिंक करेगा। यदि आपके पास किसी भी थ्योरी का इससे कुछ ज़्यादा बढ़िया ट्रिक है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। नॉलेज को जितना बांटेंगे उतनी ज़्यादा नॉलेज आपकी बढ़ेगी। अगला हमारा कॉन्सेप्ट है सिक्स सिग्मा। किसने दिया था? मोटोरोला कॉरपोरेशन ने, वही जिसके मोबाइल आप पहले परचेज करते थे। सिक्स सिग्मा किस बारे में है? ये क्वालिटी इंप्रूव करने से रिलेटेड है। हमारा ऑर्गेनाइजेशन जो भी काम करता है, चाहे हम कोई प्रोडक्ट बनाते हो, चाहे हम कोई सर्विस प्रोवाइड कराते हो, तो हम उसकी सर्विस कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, इस बारे में सिक्स सिग्मा बताता है। सिक्स सिग्मा की टेक्निक क्या होती है? डीमैक। काफ़ी ज़्यादा एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। जिन लोगों ने पहले एग्जाम दिया है उन लोगों को पता है कि ये थ्योरीज कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हर एग्जाम में 1-2 क्वेश्चन तो इनमें से पूछे ही जाते हैं। तो ये टेक्निक है। सबसे पहले जो हम करते हैं उनको बिल्कुल डिटेल में हम डिफाइन करेंगे, मेजर करेंगे कि एट प्रेजेंट हम कैसी क्वालिटी दे रहे हैं, एनालिसिस करेंगे, इंप्रूव करने की कोशिश करेंगे और कंट्रोल करेंगे। डायरेक्टली आपको नाम याद कर लेना है, आसान सा नाम है। फिर देखो बेंच मार्किंग कॉन्सेप्ट। बेंच मार्किंग कॉन्सेप्ट किस बात से रिलेटेड है? ये भी क्वालिटी इंप्रूव करने से रिलेटेड है। किसने दिया? जीरोक्स कॉरपोरेशन ने दिया, जीरोक्स नाम की कंपनी ने दिया। बेंच मार्किंग कॉन्सेप्ट क्या कहता है? बेंच मार्किंग में यदि आप एक वर्ड याद रखोगे तो इस कॉन्सेप्ट का मीनिंग आप लोगों को जीवन भर याद रहेगा। कॉम्पिटिटर आप याद रखो। तो बेंच मार्किंग कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि जब भी हम कोई काम कर रहे हो अपने ऑर्गेनाइजेशन में, तो सबसे पहले ये देखो कि कॉम्पिटिटर कैसा काम कर रहे हैं। पहली कोशिश हमें ये करनी है कि हम कॉम्पिटिटर के लेवल का काम कर पाए, और फिर हमें कोशिश करनी है कॉम्पिटिटर से भी हम बढ़िया कर पाएँ। तो बेंच मार्किंग में कॉम्पिटिटर के बराबर या उससे बढ़िया काम करने की कोशिश की जाती है। जैसे हम एजुकेशनल वीडियोज बनाते हैं और हम बेंच मार्किंग अप्लाई करना चाहें तो कैसे अप्लाई करेंगे? सबसे पहले मैं देखूंगा कि एचआरएम पर टॉप 5 वीडियोज कौन से हैं, यूट्यूब पर देखूंगा उसमें क्या क्वालिटी है और कोशिश करूंगा उससे बेस्ट वीडियोज बनाने की। इस तरीके से हम बेंच मार्किंग को अप्लाई करेंगे। याद कैसे करोगे आप लोग? जैसा कि आपको पता है, देखो बेंच मार्किंग का मतलब क्या होता है कि हमने कुछ ऐसे स्टैंडर्ड फिक्स कर दिए, सेट कर दिए कि बाकी लोग भी उनको फॉलो करते हैं। कि हमने ऐसा बढ़िया वीडियो लेक्चर बनाया कि बाकी यूट्यूबर्स भी हमको कॉपी करते हैं। विराट कोहली ने इतने अच्छे बेंचमार्क सेट कर दिए हैं कि बाकी लोग भी उसको फॉलो करते हैं। फॉलो करने को क्या कह सकते हो? कॉपी करना कह सकते हो। और फोटोकॉपी कराने को क्या कहते हो? जीरोक्स कराना कहते हो ना। तो बेंच मार्किंग से आपको जीरोक्स याद आ जाएगा। स्टूडेंट, यदि आपको
मेरी ये मेहनत थोड़ी बहुत भी पसंद आ रही है, आपको एक भी कॉन्सेप्ट याद हुआ है, कुछ भी बेनिफिट हुआ है, तो वीडियो को यहीं स्टॉप करके लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। जितना ज़्यादा रेस्पॉन्स आएगा उतने ज़्यादा बढ़िया वीडियोज़ मैं आप लोगों के लिए लेकर आऊँगा। मेरा टारगेट है कि इस बार आपका एग्ज़ाम क्लियर होना ही है, और मेरी पूरी गारंटी है, यदि आप मेरे सारे वीडियोज़ देख लेंगे तो इस बार आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा। ह्यूमन रिलेशन कॉन्सेप्ट ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशन। ह्यूमन रिलेशन कॉन्सेप्ट ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशन किसने दिया? एल्टन मायो ने दिया। ये कॉन्सेप्ट किससे रिलेटेड है? इंडस्ट्रियल रिलेशन से रिलेटेड है। लेबर में और मैनेजमेंट में बढ़िया रिलेशन कैसे मेंटेन किए जाएं, तो एल्टन मायो क्या कहते हैं? एल्टन मायो ये कहते हैं कि जो वर्कर्स होते हैं वो रेमुनरेशन से भी ज़्यादा ह्यूमन रिलेशंस को प्रायोरिटी देते हैं। यदि उन्हें रेमुनरेशन कम मिल रहा है लेकिन अच्छे से आप उनके साथ पेश आ रहे हो, उनको आप वर्कर नहीं मानकर मेंबर मान रहे हो, तो वो आपके ऑर्गेनाइजेशन को छोड़कर नहीं जाएंगे। ये हमारा ह्यूमन रिलेशन कॉन्सेप्ट कहता है। याद कैसे रखोगे कि ह्यूमन रिलेशन कॉन्सेप्ट एल्टन मायो ने दिया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। तो देखो हमारी भगवत गीता क्या कहती है? हमारी भगवत गीता ये कहती है कि कोई किसी का मित्र नहीं है, कोई किसी का पिता नहीं है, कोई किसी का पुत्र नहीं है। जो आज तुम्हारा था कल किसी और का होगा। तो जो मानव संबंध है, ह्यूमन रिलेशन है, वो सभी मोह माया है। तो ह्यूमन रिलेशन मानव संबंधों से आपको याद आएगा माया, और माया को आप बना देना मायो। तो ह्यूमन रिलेशन कॉन्सेप्ट किसने दिया था? एल्टन मायो ने दिया था। स्टूडेंट एग्जाम में आपको जरूर याद आ जाएगा। फिर देखो गिरी कॉन्सेप्ट किसने दिया था? वीवी गिरी ने दिया था। शायद आपको ना पता हो, वीवी गिरी भारत के 4th प्रेसिडेंट थे और काफ़ी अच्छे प्रेसिडेंट थे, तो उन्हीं के नाम पर है गिरी कॉन्सेप्ट। गिरी कॉन्सेप्ट भी इंडस्ट्रियल रिलेशन का कॉन्सेप्ट है। ये कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि जब भी लेबर और मैनेजमेंट में डिस्प्यूट होता है तो कोर्ट मत जाओ, कंपलसरी आर्बिट्रेटर अपॉइंट मत करो, उससे आप म्यूचुअली नेगोशिएशन से, बातचीत से सॉल्व कर लो। तो आपको समझ में आ गया होगा गिरी कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जब भी लेबर में और मैनेजमेंट में डिस्प्यूट होता है तो कोर्ट जाने के बजाय या कंपलसरी आर्बिट्रेटर अपॉइंट करने के बजाय म्यूचुअली बातचीत से उसको सॉल्व कर लो। नाम कैसे याद करोगे? नाम तो वैसे ही याद आ जाएगा, गिरी कॉन्सेप्ट है तो गिरी ने दिया था। लेकिन फिर भी हो सकता है ऑप्शन में हमें वीवी गिरी दे दे, एमएम गिरी दे दे, तो हम कैसे याद रखेंगे? देखो यहाँ पर लिखा हुआ है गिरी, कौन गिरा? बीवी गिरी। किसकी बीवी गिरी? हमें कोई मतलब नहीं है। तो देखो गिरी कॉन्सेप्ट किसने दिया? वीवी गिरी ने दिया। स्टूडेंट यदि आपको पॉइंट्स याद हो रहे हैं तो लाइक कर दीजिए, बिना लाइक किए नहीं जाना है। फिर देखो हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है कॉन्सेप्ट नंबर 9, स्ट्रेस, फादर ऑफ स्ट्रेस। तनाव का पिता किसे कहा जाता है? तनाव का पिता कहा जाता है हंस सेले को। इन्होंने सबसे पहले स्ट्रेस को डेवलप किया, सबसे पहले इन्होंने ही ये वर्ड काम में लिया था। इन्होंने 3 चीज़ें बताई कि जब स्ट्रेस होता है तो 3 चीज़ें होती है। क्या क्या होता है? सबसे पहले होता है अलार्म। हमारा शरीर अलार्म देता है कि ये चीज़ स्ट्रेसफुल है, इसकी वजह से हमें स्ट्रेस हो रहा है। फिर होता है रेसिस्टेंस यानी जो हमारा शरीर है वो रेसिस्ट करता है, और रेसिस्ट करने के कारण ही बीपी बढ़ जाता है, नींद उड़ जाती है, ये चीज़ें होती है। और लास्ट होता है एग्जॉस्टन यानी शरीर ने रेसिस्ट करने की कोशिश की थी लेकिन रेसिस्ट करना फेल हो गया तो कोई बड़ी बीमारी लग जाएगी, डेथ भी हो सकती है। तो स्ट्रेस का कॉन्सेप्ट किसने दिया था? स्ट्रेस का कॉन्सेप्ट दिया था हंस सेले ने। इससे पहले लोग जानते ही नहीं थे कि स्ट्रेस नाम की भी कोई चीज़ होती है, और आज भी लोग जो फिजिकल बीमारी होती है उनको तो सीरियसली लेते हैं, स्ट्रेस होता है तो उसको लोग बीमारी नहीं मानकर चलते। लोग क्या कहेंगे कि आराम से सो, खाओ पियो, मजे करो, सही हो जाओगे। स्ट्रेस भी एक सीरियस प्रॉब्लम है, इसको लोग सीरियसली नहीं लेते थे। अब देखो कॉन्सेप्ट किसने दिया था? हंस सेले ने। याद कैसे रखोगे? देखो स्ट्रेस कैसे याद होगा? हंसने से दूर होगा। जितना ज़्यादा हंसोगे स्ट्रेस दूर हो जाएगा। तो हंसले से याद आ जाएगा हंस सेले। आपको इजीली याद हो गया होगा। यदि आपके पास किसी भी ट्रिक से रिलेटेड कोई अच्छी ट्रिक है, कोई बढ़िया पॉइंट है, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और एक पॉइंट तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना ही है, सबसे अच्छी ट्रिक आपको कौन सी लगी। अब देखो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है सब्सिस्टेंस थ्योरी, डेविड रिकार्डो। ये भी वेजेस से रिलेटेड है।
ये जो हम आने वाले अगली 4-5 थ्योरीज पढ़ रहे हैं ये सभी वेजेज से रिलेटेड है कि वर्कर को कितनी वेजेज दी जानी चाहिए और कितनी वेजेज नहीं दी जानी चाहिए। सब्सिस्टेंस थ्योरी किसने दी? डेविड रिकार्डो ने। पहले हम थ्योरी को समझते हैं फिर हम याद करेंगे। देखो सब्सिस्टेंस का मतलब क्या होता है? सब्सिस्टेंस का मतलब होता है जीवन निर्वाह, कम से कम इतनी सैलरी या इतनी वेजेज कि वर्कर अपना जीवन निर्वाह कर पाए, बढ़िया से वो अपनी जीवन जी पाए। अब देखो ये कॉन्सेप्ट ये नहीं बताता कि वर्कर को कितनी सैलरी दी जानी चाहिए, ये कॉन्सेप्ट बताता है कि वर्कर को कितनी सैलरी दी जाती है। फिर से बोलता हूँ, ये कॉन्सेप्ट ये नहीं बताता है कि वर्कर को कितनी सैलरी दी जानी चाहिए, ये कॉन्सेप्ट वेजेज की मार्केट प्राइस बताता है कि वर्कर को कितनी सैलरी मिलती है। तो ये कॉन्सेप्ट ये कहता है कि वर्कर को हमेशा ही सब्सिस्टेंस वेजेज मिलती है, केवल इतनी ही वेजेज मिलती है कि उसका जीवन निर्वाह हो जाए, वो जिंदा रह सके। अच्छी वेजेज नहीं मिलती है कि वो अपना लिविंग स्टैंडर्ड इंप्रूव कर पाए। और ऐसा क्यों होता है इसका रीज़न बताया डेविड रिकार्डो ने कि यदि सब्सिस्टेंस वैल्यू से ज़्यादा वेजेज मिल रही है तो इंडस्ट्री में नए वर्कर आ जाएंगे, और नए वर्कर आ जाएंगे सप्लाई बढ़ जाएगी तो प्राइस कम हो ही जाएगी। और यदि सब्सिस्टेंस वेजेज से कम मिल रही है तो कुछ वर्कर छोड़कर चले जाएंगे तो सप्लाई कम होगी तो प्राइस बढ़ जाएगी। अल्टीमेटली मिलेगी केवल सब्सिस्टेंस थ्योरी ही। ऐसा ही कॉन्सेप्ट आपने माइक्रो इकोनॉमिक्स में, परफेक्ट कंपटीशन में, नॉर्मल प्रॉफिट में भी पढ़ा होगा। याद कैसे करेंगे हम सब्सिस्टेंस थ्योरी को? मान लीजिए कि आपके पास रुपए पैसे कुछ भी नहीं है, अभी जैसे वर्कर है और वर्कर के पास रुपए पैसे कुछ भी नहीं है, और यूपी बिहार के बहुत सारे वर्कर दिल्ली मुंबई वगैरह में फंस गए हैं। अब उसमें भी यदि कोई 4 महीने तक सर्वाइव कर लेता है, अपना जीवन निर्वाह कर लेता है बिना पैसों के भी, तो क्या बोलेंगे? उस पर्सन ने अपना रिकॉर्ड बना दिया। तो हम क्या कहेंगे? सब्सिस्टेंस का मतलब क्या होता है? जीवन निर्वाह। यदि कोई पर्सन बिना पैसों के भी 4-5 महीने तक जीवन निर्वाह कर ले तो वो पर्सन क्या बनाएगा? रिकॉर्ड बनाएगा। तो सब्सिस्टेंस थ्योरी किसने दी? डेविड रिकार्डो ने दी। स्टूडेंट, यदि आपको कॉन्सेप्ट बढ़िया लग रहा है तो आप इसको शेयर जरूर कीजिए, तभी मैं अदर सब्जेक्ट की रामबाण सीरीज ले पाऊंगा और एचआरएम पर भी और वीडियोज हम लेकर आ पाएंगे। केवल एग्जाम रिलेटेड मसाला होगा और छोटे छोटे वीडियो में काफ़ी सारी चीज़ें हम डिस्कस कर लेंगे। अगली हमारी थ्योरी है वेज फंड थ्योरी। ये भी वेजेस से रिलेटेड है। किसने दी? एडम स्मिथ और जेएस मिल्स ने दी। वेज फंड थ्योरी क्या कहती है? वेज फंड थ्योरी में एडम स्मिथ और जेएस मिल ये कहते हैं कि वर्कर को जो भी वेजेज दी जाती है वो किस में से दी जाती है? एक फंड में से दी जाती है। फंड किस चीज़ का होता है? प्रॉफिट का या वेल्थ का। क्या कहती है ये थ्योरी? कि वर्कर को जो भी वेजेज या सैलरी दी जाती है वो एक फंड में से दी जाती है। फंड किस चीज़ का? वेल्थ का या फिर प्रॉफिट्स का। जैसे कि आप लोग फाइनेंशियल मैनेजमेंट या अकाउंटेंसी वगैरह में पढ़ते हो कि वेजेज की रिगार्डिंग कोई भी फंड बना दिया जाता है, वर्कमैन कंपनसेशन फंड बना दिया जाता है, तो इसकी इन्होंने बात की। याद कैसे करोगे वेज फंड थ्योरी को? देखो नाम है हमारा थ्योरी का वेज फंड, तो वेज फंड से आप याद रख लेना, फंड को आप मान लेना म्यूचुअल फंड। और म्यूचुअल फंड, अब मान लीजिए कि कोई वर्कर है जो मील में काम करता है, फैक्ट्री में काम करता है। फिर से बताता हूँ, वेज फंड हमारी थ्योरी का नाम है, फंड को आप नाम मान लीजिए म्यूचुअल फंड। अब कोई आदमी है जो कि मील में काम करता है, फैक्ट्री में काम करता है, तो वो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर पाएगा या नहीं कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो दो चीज़ें आप लोगों को याद हुई, एक आदमी और एक मिल। आदमी इज फॉर एडम और मिल फॉर जेएस मिल। तो वेजेज फंड किसने दिया? एडम स्मिथ और जेएस मिल्स ने दिया। अगला हमारा पॉइंट है, अगला हमारा कॉन्सेप्ट है सरप्लस वैल्यू थ्योरी। किसने दी सरप्लस वैल्यू थ्योरी? कार्ल मार्क्स ने दी। काफ़ी फेमस नाम है कार्ल मार्क्स। और सरप्लस वैल्यू थ्योरी क्या कहती है? जैसा कि आपको पता है कि
वर्कर को काम तो ज़्यादा करना पड़ता है और प्रॉफिट उन्हें बहुत ज़्यादा कम मिलता है। वर्कर मान लीजिए कि 10 घंटे काम कर रहा है, लेकिन उसको जो पेमेंट मिल रहा है वो बहुत कम मिल रहा है। आप ये मान लो कि पेमेंट तो उसे केवल 1 घंटे के प्रॉफिट के बराबर ही मिल रहा है और काम करना पड़ रहा है उसे 10 घंटे। तो जो 9 घंटे का प्रॉफिट था, वो क्या है, एक तरीके से सरप्लस है। सरप्लस का मतलब एक्स्ट्रा। वो प्रॉफिट किसके पास चला गया? एंटरप्रेन्योर के पास चला गया। तो सरप्लस वैल्यू थ्योरी क्या कहती है कि वर्कर को कभी भी सरप्लस नहीं मिलता, वर्कर को काम ज़्यादा करना पड़ता है, पेमेंट कम मिलता है और उसका जो सरप्लस प्रॉफिट था वो एंटरप्रेन्योर को मिल जाता है। याद आप कैसे रखोगे? देखो सरप्लस का मतलब क्या है? एक्स्ट्रा। तो यदि आप एक्स्ट्रा पढ़ोगे तो क्या होगा? आपके एक्स्ट्रा मार्क्स आएंगे। सरप्लस मार्क्स लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा, स्मार्टली आपको पढ़ना पड़ेगा। अगली हमारी थ्योरी का नाम है रीशेड्यूल थ्योरी। रीशेड्यूल यानी बचा हुआ। रीशेड्यूल थ्योरी क्या कहती है? जैसे कि आपको पता है कि हमारे 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। बिजनेस इकोनॉमिक्स में आपने फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन पढ़ा है और मैंने वीडियो भी डाला हुआ है प्रोडक्शन फंक्शन, यदि आपने नहीं देखा है तो ज़रूर देखें। तो ये 4 हमारे फैक्टर होते हैं। लेबर को वेजेज मिलती है, लैंड के लिए रेंट होता है, कैपिटल के लिए रेंट होता है और एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट मिलता है। तो ये जो हमारी थ्योरी है रीशेड्यूल थ्योरी क्या कहते हैं कि सब अपना अपना हिस्सा ले लेते हैं और जो बाद में थोड़ा बहुत बचता है वो वर्कर को मिलता है। तो ये थ्योरी क्या कहती है? रीशेड्यूल थ्योरी। रीशेड्यूल यानी बचा हुआ। ये बोलते हैं कि सब अपना अपना हिस्सा ले लेते हैं, अपनी अपनी जेब भर लेते हैं और बाद में जो बचा कुचा थोड़ा बहुत मिलता है वो मिलता है वर्कर को। ये ऐसा थ्योरी कहती है। जबकि हम इकोनॉमिक्स में क्या पढ़ते हैं कि लैंड को अपना हिस्सा मिलता है, लेबर को अपना मिलता है, कैपिटल को अपना मिलता है और जो बच गया बहुत सारा हिस्सा वो एंटरप्रेन्योर को मिलता है। लेकिन यहाँ पर बोलता है फ्रांसिस वॉकर कि जो बचा हुआ है वो वर्कर को मिलता है। याद आप कैसे रखोगे? देखो रीशेड्यूल का मतलब है बचा हुआ। तो मान लीजिए कि आपके 4 फ्रेंड्स ने डिसाइड किया कि हमें घूमने जाना है या कोई मूवी देखने जाना है घर के पास वाले थिएटर में। आपके 4 फ्रेंड ने डिसाइड किया कि हमें पास वाले थिएटर में मूवी देखने जाना है। अब आपके पास बाइक केवल एक ही थी। एक बाइक पर आप लोग 3 लोग तो बैठ गए, बाकी का फोर्थ फ्रेंड कैसे आएगा? उसको आपने बोल दिया कि भाई तू पैदल पैदल आ जा, वॉक करके आ जा। तो फोर्थ फ्रेंड था बचा हुआ रीशेड्यूल फ्रेंड, वो कैसे आएगा? वॉक करके आएगा। तो रीशेड्यूल थ्योरी में आपको याद हो जाएगा वॉकर। और अगर आपको हो गया है तो शेयर जरूर कर दीजिए। और सबसे बढ़िया आपको कौन सी थ्योरी, कौन सी ट्रिक लगी, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अब देखो अगली हमारी थ्योरी है बार्गेनिंग थ्योरी। बार्गेनिंग थ्योरी किसने दी? जॉन डेविडसन ने दी। बार्गेनिंग थ्योरी क्या कहती है कि वर्कर को वेजेज कितनी मिलेगी ये डिपेंड करता है बार्गेनिंग पावर किसकी स्ट्रोंग है। वर्कर की बार्गेनिंग पावर स्ट्रोंग है या मैनेजमेंट की स्ट्रोंग है? यदि वर्कर की स्ट्रोंग है तो बढ़िया मिलेगी और स्ट्रोंग नहीं है तो कम मिलेगी। कैसे याद रखोगे? देखो मान लीजिए कि जो डेविड है, एक पर्सन है डेविड, उसका जो सन है, बेटा है, वो बहुत ज़्यादा बार्गेनिंग करता है, हर चीज़ में बार्गेनिंग करता है। तो बार्गेनिंग कॉन्सेप्ट किसने दिया? डेविड सन ने दिया। यदि आपको सन भी याद रहेगा कि किसी ने के बेटे ने दिया तो भी आपका क्वेश्चन एग्जाम में हो जाएगा। अगला हमारा कॉन्सेप्ट है PDCA, प्लान चेक डू एक्ट। फुल फॉर्म आपको याद रखनी है। किसने दिया? एडवर्ड डेमिंग ने दिया। यहाँ पर मिसप्रिंट हो गया है स्पेलिंग, डेनिंग नहीं है डेमिंग है। डेमिंग ने ये कॉन्सेप्ट दिया। ये कॉन्सेप्ट क्या कहता है, किस बारे में? क्वालिटी इंप्रूव करने के रिगार्डिंग है। क्वालिटी कैसे इंप्रूव होगी? हमें प्लान बनाना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा, चेक करने के बाद काम करना पड़ेगा और काम करने के बाद फिर से हमें चीज़ों को चेक करना पड़ेगा। PDCA कॉन्सेप्ट किसने दिया? एडवर्ड डेनिंग ने दिया। याद कैसे रखोगे? कॉन्सेप्ट का क्या नाम है हमारा? PDCA। इसमें से CA वर्ड पकड़ लो।
तो देखो सीए एक टफ कोर्स है, तो सीए स्टूडेंट क्या नहीं करता, गेमिंग नहीं करता, वो मोबाइल में गेम नहीं खेलता, वो पबजी नहीं खेलता। तो सीए स्टूडेंट क्या नहीं करता, गेमिंग नहीं करता। गेमिंग से याद आएगा डेमिंग, गेमिंग डेमिंग गेमिंग डेमिंग, तो डेमिंग ने ये कॉन्सेप्ट दिया, सर नेम आपको याद रखना है। अगला हमारा कॉन्सेप्ट है मार्जिनल प्रोडक्शन थ्योरी। किसने दी, 3 लोगों ने दी, 4 लोगों ने दी, फिलिप हेनरी, विकस्टीड, क्लार्क और जॉन बार्टर ने दी। मार्जिनल प्रोडक्शन थ्योरी क्या कहती है, देखो मार्जिनल प्रोडक्शन का मतलब आपको पता है, एक्स्ट्रा वर्कर जो एक्स्ट्रा प्रोडक्शन करके दे रहा है उसे हम मार्जिनल प्रोडक्शन कहते हैं। 4 वर्कर 50 यूनिट बना रहे थे और 5वां वर्कर आने के बाद टोटल 56 यूनिट बन रही है। 4 वर्कर बना रहे थे 50 यूनिट और 5वें वर्कर को हमने लिया तो 56 बनने लग गई, तो 5वें वर्कर का प्रोडक्शन 6 यूनिट्स है, उसे हम मार्जिनल प्रोडक्शन कहेंगे। तो इस कॉन्सेप्ट में मार्जिनल प्रोडक्शन थ्योरी क्या कहती है, वर्कर को कितनी वेजेज कितनी सैलरी हम देंगे, जितना उससे हमें एमपी मिल रहा है, मार्जिनल प्रोडक्शन मिल रहा है या एक्स्ट्रा हमें रेवेन्यू हो रही है उस पर्सन की वजह से, उतनी सैलरी हम देंगे। मान लीजिए कि हम अपने इंस्टीट्यूट में नया टीचर अपॉइंट करते हैं, अब उस नए टीचर को अपॉइंट करने से हमारी जितनी इनकम बढ़ेगी उतनी ही तो हम उसे सैलरी देंगे, ऐसा ये कॉन्सेप्ट कहता है। वैसे जितनी इनकम बढ़ेगी उतनी पूरी सैलरी तो अपन नहीं दे सकते। और ये कॉन्सेप्ट किसने दिया, फिलिप हेनरी, विकस्टीड, क्लार्क, जॉन बार्टर ने। इसकी ट्रिक मुझसे नहीं बनी, यदि आपसे बनती है तो कमेंट बॉक्स में आप बताइए। हमें बस चीज़ों को लिंक करना है कि कैसे हमें वो चीज़ याद आ जाए। स्टूडेंट यदि आप नोट्स परचेज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, केवल एमसीक्यू बुक परचेज करनी है तो 400 रुपीज़, पूरा कोर्स परचेज करना है तो 2000 रुपीज़। और एक और इम्पॉर्टेंट बात मैं आप लोगों को बताता हूँ, जैसे मान लीजिए कि आप लोगों ने बुक परचेज की एमसीक्यू के लिए, अब आपने सोचा कि ये बुक तो हमें केवल नेट यूजीसी में काम में आएगी, बाकी एग्जाम के लिए काम में नहीं आएगी। स्टूडेंट देखो मैं आपको बिल्कुल रियल तरीका बता रहा हूँ कि मैंने अपनी लाइफ में जो तरीका फॉलो किया एग्जाम निकालने के लिए, वो तरीका मैं आपको बता रहा हूँ और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट बता रहा हूँ। यदि आप इन चीज़ों को फॉलो करेंगे तो आपको थोड़े टाइम में ही बेनिफिट्स मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। जैसे हमने एचआरएम के मान लीजिए 250 क्वेश्चन सॉल्व किए, तो हर सब्जेक्ट में चाहे कहीं पर भी एचआरएम पूछे जाएं, क्वेश्चन तो उन्हीं में से ही आएंगे, तो हर सब्जेक्ट में वो चीज़ें इंपॉर्टेंट रहेगी। स्टूडेंट की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है, स्टूडेंट अगर इकोनॉमिक्स पढ़ रहा है तो वो जूनियर अकाउंटेंट के लिए अलग इकोनॉमिक्स पढ़ रहा है, नेट के लिए अलग पढ़ रहा है, सीए के लिए अलग पढ़ रहा है, सीएस के लिए अलग पढ़ रहा है। मैं आज आपको एक बहुत बढ़िया नोट्स बनाने का तरीका बताता हूँ। आपके जितने भी सब्जेक्ट हैं उन सब्जेक्ट के लिए आप छोटे छोटे रजिस्टर बना लीजिए, लगभग 150 पेज उसके अंदर होने चाहिए। आप लोग बोलोगे एक सब्जेक्ट के लिए 150 पेज, ये तो बहुत ज़्यादा हो गए। देखो मैं जो तरीका बता रहा हूँ वो लॉन्ग टर्म में आपको फ़ायदा पहुँचाएगा और ज़रूर पहुँचाएगा। जैसे मैंने जब पढ़ाई स्टार्ट की थी, बिल्कुल रियल तरीका बता रहा हूँ, आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। मैंने जब पढ़ाई स्टार्ट की थी मेरे पास अपने खुद के नोट्स नहीं थे, मैंने खुद के नोट्स बनाने स्टार्ट किए और विभिन्न एग्जाम की मैंने प्रिपरेशन की, और अब लगभग 4 इयर्स के अंदर मेरे पास अपने खुद के हैंड रिटन नोट्स इकट्ठे हो गए हैं। जो भी मुझे नई चीज़ पता चलती है वो मैं उसमें ऐड कर लेता हूँ। जैसे यदि कहीं से भी मुझे इकोनॉमिक्स के बारे में कुछ पता चला तो वो मैंने इकोनॉमिक्स वाले रजिस्टर में ऐड कर दिया। चाहे वो चीज़ मुझे कहीं से भी पता चली तो इकोनॉमिक्स वाले जो नोट्स है वो बढ़ते गए और काफ़ी सारे हो गए, और वो नोट्स मैंने बहुत ज़्यादा शॉर्ट में बनाए हैं। अब मैं जब किसी भी चीज़ का एग्ज़ाम देता हूँ, कॉलेज लेक्चरर का या स्कूल लेक्चरर, कोई भी एग्ज़ाम देता हूँ तो मैं बुक नहीं उठाता, केवल अपना वो रजिस्टर उठाता हूँ। एग्ज़ाम कोई भी हो रजिस्टर वही उठाता हूँ और सभी क्वेश्चन उसी में से आते हैं, और जो क्वेश्चन बाहर से आए एग्ज़ाम देकर आने के बाद वो चीज़ें भी उसमें लिख लेता हूँ। तो स्टूडेंट यदि आप ये नोट्स परचेज करेंगे, इन नोट्स में मैंने हर एग्ज़ाम के क्वेश्चंस इंक्लूड किए हैं, और जो थ्योरी सब्जेक्ट है उसमें भी मैंने हर बुक का निचोड़ इंक्लूड किया है। फिर भी यदि आप नोट्स परचेज नहीं करना चाहते तो जो मैंने तरीका बताया है, हर सब्जेक्ट का पहले आप रजिस्टर बनाइए। 10 आपके सब्जेक्ट है तो 10 रजिस्टर बनाइए।
एक रजिस्टर में नहीं करना है पेज छोड़ छोड़ कर, क्योंकि एक टाइम के बाद में नोट्स आपके बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। और जो भी चीज़ें आपको पता चलती है उसके अंदर लिखते रहिए। मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी। आप ये सोचें कि केवल वीडियो देख लिया और काम चल जाएगा, तो स्टूडेंट ऐसे काम नहीं चलेगा, आप लोगों को लिखना ही पड़ेगा। फिर देखिए अगला हमारा कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट नंबर 16 हम कर चुके थे। अब देखिए कॉन्सेप्ट नंबर 17। कॉन्सेप्ट नंबर 17 है हमारा बिहेवियरल थ्योरी। बिहेवियरल थ्योरी के मीनिंग में कुछ भी ज़्यादा नहीं है, बिहेवियर इंप्रूव करने के रिगार्डिंग है। किसने दी? मार्क साइमन ने, रॉबर्ट डबलिन ने, एलियट जैकस ने, इन्होंने ये कॉन्सेप्ट दी। याद कैसे रखोगे? बिहेवियर, एक ऐसे पर्सन को याद कर लो जिसका बिहेवियर अच्छा नहीं था। किसका अच्छा नहीं था? जैसे एंड्रयू साइमंड, एक ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर था, काफ़ी ज़्यादा हरकतें करता था ग्राउंड पर, तो बिहेवियरल कॉन्सेप्ट साइमन से याद आ जाएगा। साइमन ये मेन ऑथर है, ये आपको याद रखना है। अगला हमारा कॉन्सेप्ट है सोशलिस्ट इकोनॉमी। सोशलिस्ट इकोनॉमी को ही कम्युनिस्ट इकोनॉमी भी कहते हैं, मार्क्सवाद भी कहते हैं। किसने दिया था? कार्ल मार्क्स ने दिया था। काफ़ी ज़्यादा फेमस ये ऑथर है, डायरेक्टली आपको ये याद कर लेना है। ट्रांजैक्शन एनालिसिस किसने दिया? एरिक बर्ने ने दिया। डायरेक्ट याद करना है, ट्रिक्स बनती है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। अगला हमारा पॉइंट है VRIO फ्रेमवर्क। VRIO फ्रेमवर्क किस बारे में है? VRIO फ्रेमवर्क बारे में है क्वालिटी इंप्रूव करने के रिगार्डिंग। फुल फॉर्म क्या है? वैल्यू रेरिटी। यहाँ पर गलती से चैरिटी हो गया है, चैरिटी नहीं है, रेरिटी है यहाँ पर, रेरिटी। फिर है इमिटेबिलिटी, फिर है ऑर्गेनाइजेशन। किसने दिया? JB बार्ने ने दिया। याद कैसे रखोगे? सबसे पहले अपन ये देखते हैं कि VRIO कॉन्सेप्ट क्या कहता है। क्वालिटी हमें इंप्रूव करनी है तो V से है वैल्यू। सबसे पहले आप ये देखिए कि आप जो भी कुछ कर रहे हैं उससे कस्टमर को कुछ वैल्यू मिल रही है या नहीं मिल रही, कुछ बेनिफिट भी हो रहा है या नहीं हो रहा, या आपने केवल पैसे ले लिए नोट्स के और स्टूडेंट को कुछ बेनिफिट नहीं हो रहा, बस आपने इधर उधर से मैटर कॉपी किया, नोट्स पेचे, काम खत्म। जैसे जब मैंने UGC नेट की प्रिपरेशन की थी तब मैंने एक बुक ऑनलाइन मंगवाई थी, ट्रूमैन बुक का नाम था। मैं नाम तो नहीं लेना चाहता, लेकिन कुछ लोग हरकतें इतनी बुरी करते हैं, इतनी गलत हरकत करते हैं कि नाम लेना ज़रूरी है। वो ट्रूमैन इतनी बेकार बुक है, मैं गारंटी देता हूँ अगर उसके थ्योरी मैटर में से एक सिंगल क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में मिल जाए, उस 550 रुपये की बुक का मुझे केवल एक बेनिफिट हुआ, उसके पीछे 5 UGC नेट एग्ज़ाम के पेपर दे रखे थे, केवल वो, उसके अलावा कोई बेनिफिट नहीं हुआ। तो यदि आप चीज़ों को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो आप ये देखिए कि आपके उस चीज़ से कस्टमर को वैल्यू मिल रही है या नहीं मिल रही है, बेनिफिट हो रहा है या नहीं हो रहा है। मैं बुक की बुराई बिल्कुल फिजूल में नहीं कर रहा हूँ। अगर आपको लगता है कि बुक अच्छी है, एक बार आप मंगवा कर देख सकते हैं, आपको पता चल जाएगा। दूसरा पॉइंट है हमारा रेरिटी। देखो स्टूडेंट, ये जो चीज़ें हम बता रहे हैं ये चीज़ें हो सकता है फ्यूचर में आपके काम में आए। यदि आप खुद पर लेकर सोचेंगे तो आपको बहुत अच्छे से याद रहेगा, ज़िंदगी भर आप नहीं भूलेंगे। तो हम अपने YouTube चैनल पर अप्लाई करते हैं अपन वैल्यू, तो हमें ऐसा प्रोडक्ट लोगों को देना है जिसके लिए कस्टमर की वैल्यू हो, कस्टमर को कुछ ना कुछ बेनिफिट मिले, ऐसा प्रोडक्ट हमें प्रोवाइड कराना है। दूसरी बात है रेरिटी। रेरिटी यानी दुर्लभता, वो चीज़ें जो कम है। अब हमें ये देखना है हमारा ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुल होगा या नहीं होगा। पहली बात वैल्यू पर डिपेंड करेगा और दूसरी बात रेयरिटी पर डिपेंड करेगा। अपन को ये देखना पड़ेगा हम जो चीज़ें प्रोवाइड करा रहे हैं वो चीज़ रेयर है या बहुत ज़्यादा उपलब्ध है। जैसे हम कॉमर्स स्टूडेंट के लिए क्लासेज प्रोवाइड करा रहे हैं, या फिर HRM पर ये मैंने वीडियो बनाया, ट्रिकी वीडियो बनाया, तो YouTube पर ऐसे कितने वीडियोज़ अवेलेबल है। यदि बहुत सारे वीडियोज़ अवेलेबल है तो रेयरिटी नहीं है, और बहुत कम वीडियो अवेलेबल है तो रेयरिटी है। अगर रेयरिटी होगी तो सक्सेस ज़्यादा मिलेगी, रेयरिटी नहीं होगी तो सक्सेस ज़्यादा नहीं मिलेगी। तो हमें कोशिश करनी है रेयरिटी हम लेकर आए, ऐसी चीज़ें लेकर आएँ जो मार्केट में हो ही नहीं। अगली चीज़ है इमिटेबिलिटी। इमिटेबिलिटी यानी कॉपी करना या फॉलो करना, अनुकरणीयता। जो अच्छी चीज़ें होती है उनको फॉलो किया जाता है, कॉपी की जाती है। तो अपन ने जो मैटर बनाया वो यदि लोग कॉपी कर सकते हैं
कॉपी कर सकते हैं तो अपन को सक्सेस कम मिलेगी, और अपनी चीज़ों को लोग कॉपी नहीं कर सकते हैं कि तो कस्टमर को अपने पास ही आना पड़ेगा तो अपन को ज़्यादा सक्सेस मिलेगी। इसलिए मैंने पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड कराना बंद कर दिया। बहुत सारे आपको पता है फेसबुक पर स्टूडेंट्स हैं जो नोट्स बेचने का काम है, वो टीचर्स को कॉल करते हैं कि सर आपके पास एमसीक्यू क्वेश्चन है क्या, पीडीएफ फाइल भेज दो। नए यूट्यूबर्स पीडीएफ फाइल भेजते हैं, वो अपना नाम लिखते हैं और नोट्स भेजते हैं। यदि आप कभी भी नोट्स परचेज करो तो एक चीज़ याद रखना, नोट्स हमेशा टीचर से परचेज करो। वो पर्सन यदि टीचर है तो आपको नोट्स काफ़ी संभावनाएं अच्छे ही मिलेंगे। तो इमिटेबिलिटी क्या कहती है, आप ऐसा प्रोडक्ट बनाओ कि बाकी लोग उसको कॉपी नहीं कर पाए। फिर ओ से है ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है चीज़ों को ऑर्गेनाइज करना। यदि आप चीज़ों को बहुत बढ़िया से ऑर्गेनाइज कर सकते हो तो आपको ज़्यादा सक्सेस मिलेगी, और चीज़ों को ऑर्गेनाइज नहीं कर सकते तो कम सक्सेस मिलेगी। इस तरीके से VRIO फ्रेमवर्क बताता है कि सक्सेस हमें कैसे मिलेगी। कॉन्सेप्ट किसने दिया, JB बार्ने ने दिया। याद कैसे रखोगे, बस पहला वर्ड याद रखो वैल्यू। वैल्यू का मतलब रुपया पैसा रोकड़ा माल, और कहाँ पर होता है रुपया पैसा रोकड़ा माल, जेब में होता है। और जेब से क्या याद आ जाएगा, जेब से याद आ जाएगा JB। तो JB बार्ने ने हमें ये कॉन्सेप्ट दिया। अगला कॉन्सेप्ट है हमारा क्वालिटी सर्किल। किसने दिया, कराओ इशिकावा ने दिया। किसने दिया क्वालिटी सर्किल कॉन्सेप्ट, कराओ इशिकावा ने दिया। क्वालिटी सर्किल में क्या होता है, जो भी मेंबर्स होते हैं वो वीक में एक बार मीटिंग करते हैं और डिस्कस करते हैं कि क्वालिटी को हम कैसे इम्प्रूव कर पाएं। याद कैसे करोगे, तो याद आप ऐसे कर लीजिए, मान लीजिए कि जो सुपरवाइजर है वो मैनेजमेंट से पूछ रहे हैं कि क्वालिटी प्रोडक्शन कराऊं या नहीं कराऊं। तो मैनेजमेंट बोल रहे हैं कराओ, क्वालिटी प्रोडक्शन कराओ। तो आपको याद आ जाएगा कराओ इशिकावा ने दिया, क्वालिटी कराओ इशिकावा ने ये कॉन्सेप्ट दिया। अगला हमारा पॉइंट है पॉइंट नंबर 22, 7 पॉइंट प्लान ऑफ इंटरव्यू। किसने दिया, प्रोफेसर ए रोजर ने ये दिया। अब देखो पहले मैं आपको याद करा देता हूँ, फिर हम ये 7 पॉइंट देखते हैं। देखो स्टूडेंट्स, आप लोग भी जॉब के लिए इंटरव्यू देने जाते होंगे, टीचिंग जॉब के लिए प्राइवेट सेक्टर में जाते होंगे और इंटरव्यू देते होंगे। तो इंटरव्यू के लिए मान लीजिए आप मुझसे पूछते हो कि सर कल मेरा एक इंटरव्यू है स्कूल में, और आप मुझे कुछ तरीके बता दीजिए जिससे कि मैं अपना इंटरव्यू बढ़िया से दे पाऊँ। तो मैं आपको कहता हूँ कि आपको 7 पॉइंट फॉलो करने हैं। आपका यदि इंटरव्यू है तो आपको 7 पॉइंट फॉलो करने हैं, तो आपका इंटरव्यू बहुत बढ़िया होगा। आपने पूछा सर बस कल ही फॉलो करना है क्या ये पॉइंट, तो मैंने बोला भाई कल फॉलो नहीं करना है, इन पॉइंटों को डेली फॉलो करना है, रोज फॉलो करना है। रोज फॉलो करोगे तभी तुम्हारा इंटरव्यू बढ़िया होगा। आज तो तुम सभी पॉइंटों को अप्लाई कर नहीं पाओगे, जितना हो सकता है कल अप्लाई करो और रोज इनको फॉलो करते रहो, फिर तुम्हारे इंटरव्यू बढ़िया होने लगेंगे। तो ये जो 7 पॉइंट है इंटरव्यू के, कब फॉलो करने हैं, रोज फॉलो करने हैं। तो इससे आपको याद आ जाएगा रोजर। 7 पॉइंट प्लान ऑफ इंटरव्यू किसने दिया, रोजर ने दिया। ये 7 पॉइंट आपको रोज फॉलो करने हैं। क्या कहते हैं ये पॉइंट, जब भी आप इंटरव्यू के लिए जाओ तो फिजिकल मेकअप करके जाओ। अब फिजिकल मेकअप करने का मतलब ये नहीं है कि अपने मुंह को लाल करके जाना है। फिजिकल मेकअप का मतलब है एक अच्छा पर्सन बनकर जाना है, साफ सुथरा बढ़िया कपड़े पहन कर जाना है। सुनील शेट्टी नहीं बनना है धड़कन फिल्म का। दूसरा पॉइंट है अटेनमेंट। अटेनमेंट के अंदर क्या चीज़ें आती है, अटेनमेंट जो भी आपने अटेन किया है, आपकी क्वालिफिकेशंस। फिर है जनरल इंटेलिजेंस। जनरल इंटेलिजेंस मतलब कॉमन सेंस तो आपके अंदर होना ही चाहिए। आपको अपना जनरल इंटेलिजेंस इम्प्रूव करना है। स्पेशल एप्टीट्यूड यानी जिस पोस्ट के लिए आप जा रहे हो उसके रिगार्डिंग क्वालिटी आप में होनी चाहिए, इसको आप इम्प्रूव करो। 5वीं बात इंटरेस्ट। जो काम आप करना चाहते हो यदि उसमें आपका इंटरेस्ट नहीं है तो आप उस चीज़ में जीवन भर कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकते। जब जयपुर में हमारा ऑफलाइन इंस्टीट्यूट था
जेपीजी क्लासेज के नाम से, और नए टीचर को मैं अपॉइंट करता था तो टीचर से एक क्वेश्चन पूछता था कि सर आप ये टीचिंग कितने टाइम करना चाहते हैं। तो कई बार कुछ टीचर कह देते थे कि सर मैं 2-4 साल टीचिंग करना चाहता हूँ, जब तक मैं पढ़ाई कर रहा हूँ तब तक टीचिंग कर लेता हूँ, या जब तक मेरी शादी नहीं हो जाती है तब तक मैं टीचिंग कर लेती हूँ। तो इसका मतलब उस चीज़ का इंटरेस्ट नहीं है। उस चीज़ में काम बढ़िया कौन कर पाएगा? जिसका बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होगा, जो उस चीज़ को लाइफ टाइम करना चाहता है। अब जैसे मैंने टीचिंग के लिए अपनी गवर्नमेंट जॉब भी छोड़ दी और लाइफ टाइम मैं यही करना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा कि स्किल एक्वायर करूँगा, नॉलेज को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाना चाहूँगा। तो आपको उस चीज़ के अंदर इंटरेस्ट लेना है। अगली चीज़ है डिस्पोजिशन। डिस्पोजिशन क्या कहते हैं? इंटरव्यू के अंदर ये देखा जाता है कि आप डिस्पोजिशन कर सकते हो या नहीं कर सकते। डिस्पोजिशन का मतलब आपकी जो पोजीशन है उस पोजीशन को यदि ट्रांसफ़र किया जाए, आपको कोई अदर वर्क दिया जाए, तो आप उस वर्क को कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। आपको जिस पोस्ट पर अपॉइंट किया जा रहा है उस पोस्ट के अलावा भी कोई काम दिया जाए तो बढ़िया से कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। सरकमस्टांसेज में देखा जाता है कि आप किस बैकग्राउंड से है, कैसी स्कूल से आपने एजुकेशन ली है, ये चीज़ें देखी जाती है। तो यदि ये 7 पॉइंट आप फॉलो करोगे तो आपका इंटरव्यू बढ़िया होगा। बेस्ट ऑफ लक। क्वेश्चन नंबर 23, सिस्टम अप्रोच ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशन किसने दी? जॉन डनलॉप ने दी। मीनिंग में कुछ भी नहीं है। इंडस्ट्रियल सिस्टम क्या होता है? जिसके बहुत सारे सब सिस्टम होते हैं। तो इंडस्ट्रियल रिलेशन को मेंटेन करते वक्त बहुत सारे सब सिस्टम को ध्यान में रखा जाना चाहिए। अपने आप याद करना है, ट्रिक बनती है तो कमेंट बॉक्स में बता देना है। अगला पॉइंट है हमारा रेशनल सिस्टम अप्रोच। किससे रिलेटेड है रेशनल सिस्टम अप्रोच? मैक्स वेबर की ब्यूरोक्रेसी थ्योरी से रिलेटेड है। तो सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है कि ब्यूरोक्रेसी थ्योरी किसने दी थी? ब्यूरोक्रेसी थ्योरी दी थी मैक्स वेबर ने, और यही रेशनल सिस्टम अप्रोच कहलाती है। इसमें क्या बताया मैक्स वेबर ने? तो वैसे तो ब्यूरोक्रेसी को हम नेगेटिव मीनिंग में काम में लेते हैं। ब्यूरोक्रेसी का मतलब एक तरीके से लाल फीताशाही, कि गवर्नमेंट काम है तो ब्यूरोक्रेसी होती है, बहुत सारी अप्रूवल लेनी पड़ती है, अप्रूवल पे अप्रूवल, और काम जल्दी नहीं हो पाता है। लेकिन यहाँ पर मैक्स वेबर क्या कहते हैं कि यदि आपको प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करना है तो ब्यूरोक्रेसी ज़रूरी है। यहाँ पर ब्यूरोक्रेसी का मतलब है रूल्स रेगुलेशन। तो रूल्स रेगुलेशन अच्छे बनाओगे तभी प्रोडक्टिविटी इम्प्रूव होगी, और यही रेशनल सिस्टम है। याद कैसे करोगे? देखो 2 प्रकार के लोग होते हैं, एक होते हैं बेवकूफ़ और एक होते हैं समझदार। समझदार होते हैं रेशनल यानी विवेकपूर्ण। जो रेशनल लोग होते हैं, विवेकपूर्ण लोग होते हैं, समझदार लोग होते हैं, वो ब्यूरोक्रेसी में विश्वास नहीं करते। ब्यूरोक्रेसी लाल फीताशाही, धीरे धीरे काम होना। तो जो रेशनल लोग होते हैं वो ब्यूरोक्रेसी से बचने की कोशिश करते हैं। और ब्यूरोक्रेसी से बचने का क्या तरीका है? वेब के थ्रू काम करना। वेब का मतलब इंटरनेट के थ्रू काम होगा तो लाल फीताशाही नहीं होगी, कम से कम होगी और बहुत बढ़िया हम काम कर पाएंगे। तो आपको याद रह जाएगा रेशनल कॉन्सेप्ट ब्यूरोक्रेसी से रिलेटेड है, और ब्यूरोक्रेसी दिया मैक्स वेबर ने। फिर अगला हमारा कॉन्सेप्ट है सोशल सिस्टम अप्रोच। किसने दी सोशल सिस्टम अप्रोच? AK राइस ने दी। याद कैसे रखोगे? आप किसी भी ऐसे पर्सन को याद कर लीजिए, किसी भी एक ऐसे पर्सन को याद कर लीजिए जो सोसाइटी के लिए बढ़िया काम करता है। जैसे एट प्रेजेंट अक्षय कुमार छा रहे हैं, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, तो सोशल सिस्टम से याद हो जाएगा AK राइस, अक्षय कुमार। फिर देखो फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन कॉन्सेप्ट किसने दिया? FW टेलर ने दिया। आपको पता है दो प्रकार के ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होते हैं। वैसे कई टाइप के होते हैं, यहाँ पर हम 2 टाइप के देखते हैं, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर और प्रोडक्ट ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। तो देखो फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर और प्रोडक्ट ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, जो फंक्शन वाला होता है वो फंक्शंस पर बेस्ड होता है, प्रोडक्शन, मार्केटिंग, HRM, और जो प्रोडक्ट होता है वो हमारी जितनी भी प्रोडक्ट लाइन है उन पर बेस्ड होता है। जो फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है वो किसने दिया?
FW टेलर ने दिया। और क्या कहता है फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन कॉन्सेप्ट? फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जब भी हम ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बना रहे हैं तो इस तरीके से बनाओ जिसमें फंक्शनल स्पेशलाइजेशन हो। जब भी हम ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बनाएं तो ऐसा बनाओ जो फंक्शनल स्पेशलाइजेशन पर बेस्ड हो। याद कैसे रखोगे? देखो, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन में एक वर्ड तो आपको याद रखना ही है, स्पेशलाइजेशन। फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन फंक्शनल स्पेशलाइजेशन पर बेस्ड है। याद कैसे रखोगे? जब भी आप टेलर के पास जाओ अपने कपड़े सिलवाने तो टेलर हमेशा स्पेशलिस्ट ही ढूंढना। गॉड मेक्स ए मैन, टेलर मेक्स जेंटलमैन। तो टेलर हमेशा स्पेशलिस्ट होना चाहिए। याद हो गया होगा आपको। फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन से स्पेशलाइजेशन याद आएगा और स्पेशलाइजेशन से टेलर याद आएगा। अगला हमारा कॉन्सेप्ट है एल्टन मायो रिलेटेड विद विच कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन? किसने दिया था? ये एल्टन मायो किससे रिलेटेड थे? न्यू ट्रेडिशनल से। एल्टन मायो से रिलेटेड आज हमने कॉन्सेप्ट देखा था ह्यूमन रिलेशन कॉन्सेप्ट। तो ये न्यू ट्रेडिशनल से रिलेटेड है या मॉडर्न कॉन्सेप्ट भी हम इसे कह सकते हैं। और लास्ट हमारा कॉन्सेप्ट है, इससे पहले कि हम लास्ट कॉन्सेप्ट देखें स्टूडेंट, मैं आपको लास्ट बार कह रहा हूँ वीडियो आप लाइक कर दो, ये मेरा आदेश है, कोई रिक्वेस्ट नहीं है। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना है। देखिए, अब ये मॉडल क्या है? 4 स्टेज ट्रेनिंग इवैल्यूएशन मॉडल। जैसा कि आपको नाम से ही लग रहा है कि इसमें हम क्या कर रहे हैं? ट्रेनिंग का इवैल्यूएशन कर रहे हैं। हमने एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग दी। अब हम पता कर रहे हैं कि हमने जो एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग दी उससे कुछ फ़ायदा भी हुआ या कोई फ़ायदा नहीं हुआ। जैसे मैंने आपके लिए ये वीडियो बनाया, आपको पढ़ाया, अब मुझे ये पता करना है कि मेरे इस वीडियो से आपको कोई फ़ायदा भी हुआ या नहीं हुआ। तो कैसे हम पता करें? 4 स्टेज है पता करने की। सबसे पहले रिएक्शन। देखो लोगों का रिएक्शन आया भी या नहीं आया। जितना ज़्यादा रिएक्शन उतना ज़्यादा सक्सेसफुल अपना वीडियो। स्टूडेंट्स ने कमेंट्स किए, वीडियो को देखा, जो क्वेश्चन मैंने पूछा, आज क्या पूछा मैंने कि सबसे बढ़िया ट्रिक आपको कौन सी लगी या कौन सी ट्रिक आपको याद हो गई, वो आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। तो रिएक्शन हम देखेंगे, रिएक्शन आया या नहीं आया। आया तो हमारा ट्रेनिंग सक्सेसफुल, वरना नहीं। दूसरी बात लर्निंग, देखेंगे कि स्टूडेंट को क्या लर्न हुआ, नई चीज़ें लर्न भी हुई या नहीं हुई। तो ये आप लोग खुद देख लेना, पहले आपको कितना आता था, अब कितना आता है। फिर बिहेवियर, ट्रेनिंग क्यों दी जाती है कि बिहेवियर में चेंज आए, तो फिर उसे बिहेवियर में अप्लाई करना। और लास्ट है रिजल्ट। रिजल्ट में हम ओवरऑल कंक्लूजन निकालेंगे। ये 3 तो प्रोसेसिंग पॉइंट हो गए और रिजल्ट में हमने कंक्लूजन निकाला कि भाई वीडियो तो हमारा सक्सेसफुल रहा या नहीं रहा, या इतना % हमारा सक्सेसफुल रहा। इसका ये किसने दिया? किर्क पैट्रिक ने दिया। और ट्रेनिंग देते वक्त हम क्या काम में लेते हैं? ट्रिक काम में लेते हैं। जैसे मैं ये वीडियो में ट्रिक काम में ले रहा हूँ तो पैट्रिक आपको याद रह जाएगा। तो स्टूडेंट, यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो शेयर करना है और बताइए कि आप सबसे पहले और किस सब्जेक्ट पर रामबाण वीडियो चाहते हैं। HRM पर हमारे रामबाण वीडियो कंटिन्यू रहेंगे और जो MCQ सीरीज हमारी चल रही है HRM पर, इंटरनेशनल बिजनेस पर, वो भी कंटिन्यू रहेगी। और अदर एग्जाम पर भी हम बहुत जल्द MCQ सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।